यूपी में एनकाउंटर पर सियासत। 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। ओवैसी के एनकाउंटर पर हिंदू मुस्लिम ठाए ठाए। क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? योगी के मंत्री का पलटवार। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। फैक्ट चेक क्यों नहीं करते ओवैसी? हम कानून के तहत जो भी कानून तोड़ रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वो केवल जातिगत भावनाएं भड़का करके वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। धर्म क्यों पूछे अपराधी का? नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन ओवैसी ने अभी से ही सियासी एनकाउंटर शुरू कर दिया। यूपी पुलिस ने जिन अपराधियों का एनकाउंटर किया उस पर ओवैसी सियासत कर रहे हैं। ओवैसी को अपराधियों में भी मजहब दिख रहा है। ओवैसी ने दावा कर दिया कि योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में जितने एनकाउंटर्स में लोग मरे उनमें 37% मुस्लिम है। जाहिर है ये बातें बीजेपी को हजम नहीं हो रही हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या अपराधियों का कोई धर्म होता है? अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या अभी से यूपी में सियासी गोटी बिछाने में जुट गए हैं ओवैसी? क्या ओवैसी के ऐसे बयान से यूपी में जमकर ध्रुवीकरण होगा? ऐसे ही कई सारे चुपते सवालों के साथ हल्ला बोल में हम करेंगे सवालों की बौछार, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर आपका परिचय खास मेहमानों से। 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? बीजेपी बंगाल में बिजी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी मैदान यूपी में शिफ्ट कर दिया। कहा योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कानून है या कानून का खौफ? ओवैसी बोले मुख्यमंत्री योगी कहते हैं ठोक दो। जवाब में बीजेपी के मंत्री कूद पड़े। कहा ओवैसी देश में विभाजन कराना चाहते हैं। अपराधी को धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। तो यूपी में एनकाउंटर पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने योगी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने दावा किया है कि 4 साल में कुल 6,476 एनकाउंटर हुए। 40 महीने में हुए इन एनकाउंटर्स में 37% मुसलमानों को ढेर कर दिया गया। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से मार्च 2020 के बीच में हुए कुल एनकाउंटर है 6,476, जिनमें कुल 125 लोग एनकाउंटर में मारे गए। इन 125 मरने वालों में से 47 लोग मुस्लिम थे। एनकाउंटर के दौरान 13 पुलिस वाले भी मारे गए और करीब 941 जख्मी हुए। 125 में से 47 मुस्लिमों के मारे जाने पर ओवैसी ने कहा कि सबसे ज्यादा 37% मुस्लिमों को टारगेट करके मारा गया है। यूपी में लगभग औसतन 19% मुस्लिम है। ये एनकाउंटर सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए, जिनमें शामिल है अलीगढ़, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोक। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में
रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है। योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनावी रण में ममता को ललकार रहे हैं और यहाँ इनके एनकाउंटर नीति पर ओवैसी ने ठाए ठाए शुरू कर दिया है। ओवैसी के बयान को यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने सांप्रदायिकता की राजनीति करार दिया है। जो नेता अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो इस प्रकार के गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और हर चीज में वो सांप्रदायिकता की बू देखेंगे। वो अपराधियों को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बारे में योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे कोई जाति धर्म हो या कोई संप्रदाय हो, कोई मुरव्वत नहीं, अपराधी अपराधी है। इसलिए 25 जो लिस्टेड माफिया थे 24 जेल में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में अपराधियों के खिलाफ उनके एनकाउंटर नीति पर खूब चर्चा हुई है। कानपुर वाले विकास दुबे का एनकाउंटर सबसे ज्यादा विवादित रहा। विकास दुबे वो कानपुर वाला लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शासन संभालते ही अपराधियों के खिलाफ सूबे में अपनी नीयत को साफ कर दिया था। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था पर ओवैसी की इस चोट में सवाल ये है कि क्या आप अपराधी का धर्म तय करेगा उसकी सजा? क्या एनकाउंटर में भी हिंदू मुस्लिम 2022 के यूपी चुनावों की तैयारी है? क्या अभी से असदुद्दीन ओवैसी यूपी में धर्म पर चुनावी बिसात बिछा रहे हैं या सरकार वाकई मुस्लिमों को टारगेट कर रही है? आज तक ब्यूरो। सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब नेता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। सबसे पहला सवाल वारिस पठान साहब आपसे, और वो सवाल आपसे ये है, अभी जो खबर आई है पहले वो खबर भी एक बार जरा जोड़ दें, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे अपराध, ऐसे आतंक के खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं, जो कन्विक्शंस हो रहे हैं, उसमें बाटला हाउस केस में कोर्ट ने सजा सुनाई आरिस खान को और फांसी की सजा सुनाई है। इस पर भी कई लोगों ने आंसू बहाए थे। वारिस पठान साहब, अगर हमारे जवान शहादत देते हैं तो उसमें भी आप गिनते हैं कि कितने हिंदू मरे और कितने मुस्लिम मरे, और अब अपराधियों में भी आपने लाशों की गिनती शुरू कर दी है कि 37% मुस्लिम मरे, जिसलिए उनको सरकार टारगेट कर रही है। ये कैसे जस्टिफाई कीजिएगा आप इसको, पठान साहब? देखिए अंजना जी, आज जो सजा सुनाई है वो तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसले का आदर सम्मान करना हमारे तमाम देश के नागरिकों का अधिकार भी और मानना भी चाहिए। अब बात रही जो असद ओवैसी साहब ने कल अपने बयान उत्तरौला के अंदर कहा था कि 37% जो एनकाउंटर हुए हैं वो उसके अंदर मुस्लिम लोग हैं, तो बिल्कुल इंपेरिकल डाटा है कि 2017 से लेकर 2020 के बीच में जितने एनकाउंटर हुए तकरीबन 6,700 से ज्यादा, उसमें 37% जो है वो मुस्लिम है, जबकि यूपी की टोटल आबादी मुस्लिमों की 18%। सबसे पहले तो एनकाउंटर करने का अधिकार किसी ने दिया ही नहीं है। हमारा देश संविधान पे चलता है, संविधान में कोर्ट कचहरी है, कायदा कानून है, पुलिस है। अगर आपको इसी तरह जो पॉलिसी योगी की जो पॉलिसी है ना, 2 काउंटर सवाल है प्रभु, सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। आप ही से जवाब पूछ रही हूँ। 13 पुलिस वाले मरे, 900 से ज्यादा घायल हुए, तो आप चाह रहे हैं कि पुलिस वाला मर जाए लेकिन वहां पर अगर एनकाउंटर की नौबत आए तो वो ना किया जाए। सवाल नंबर 1 है। दूसरा सवाल है, आप कह रहे हैं 18 से 19% मुस्लिम है, तो आप चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो उसमें भी, मतलब अगर मुस्लिम उसमें मारे जाए तो वो 18-19% रहता, तो वैसे जी कहते फिर ठीक है। दोनों सवाल का जवाब। देखिए, पहला सवाल का जवाब आपका ये है कि जो पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है उसके मैं पूरी तरह से मैं उसके समर्थक कि उनको नहीं होना चाहिए। मेरी सद्भावना है, मेरा उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है कि वो नहीं होनी चाहिए थी उनकी हत्या, और जिस किसी ने भी हत्या की है उसीलिए मैंने कहा अंजना जी पहले कि कोर्ट कचहरी है, पुलिस है। लेकिन योगी जी जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और संविधान की शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, वो जब ये कहते हैं ना कि
ठोक डालो वाली जो पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहां से लेकर आए? ये इसका मतलब तो आपको सारे पुलिस स्टेशन बंद कर देने चाहिए, सारी कोर्टें बंद कर देनी चाहिए, और योगी जी को जिसको समझ में आए उसको उठा के गोली मार देना चाहिए ना। तो फिर हम कौन से इसमें रह रहे हैं? फिर तो बनाना रिपब्लिक बन के रह जाएगा हमारा देश। पहले सवाल का आपका जवाब तो सिंपल है कि मुझे बिल्कुल वो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं, और जिस किसी ने भी उनके साथ अगर उनकी हत्या की तो उसको कानूनी सजा मिले। मगर एक सीएम के मुंह से इस तरह की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। ठोक डालो, तो ये ठोक डालो पॉलिसी के अंदर 37% के वो मार दिया गया है, ठोक दिया गया है, जबकि कानून न्याय उनको देता ना। अगर आज देखो उसको बाटला हाउस एनकाउंटर में एक को फांसी हो गई, हमने क्या कहा कि ठीक है अगर फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है तो तमाम देश को मानना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला था। मगर यहां पर जो गुंडागर्दी चल रही है, और यूपी के अंदर तो आप देख रहे हो दिन दहाड़े क्या हो रहा है। एक मासूम सा बच्चा अगर किसी मंदिर के अंदर पानी पीने चले जाता है तो उसको पीट के अधमरा कर दिया करते। 37% पे वो कह रहे हैं कि जानबूझ के टारगेट किया। कितना परसेंट रहता तो कहते ठीक है? नहीं, ठीक तो होना ही नहीं चाहिए। असद ओवैसी साहब ने इंपेरिकल डेटा एक बताया है, वो डेटा तो झुटलाता नहीं है ना। डेटा तो असद ओवैसी साहब ने नहीं बनाया है, डेटा तो पब्लिक डोमेन के अंदर है। आपके मेरे सबके पास ये डेटा है, वो डेटा ये बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नफरत की राजनीति है, आप जो नफरत फैला रहे हैं, ये नफरत की राजनीति को आपको खत्म करना चाहिए। पुलिस एनकाउंटर भी धर्म देख के करती है, ठीक है, जवाब ले रहे हैं। सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये सबका साथ कहां से आया? सबका साथ कहाँ से? आप अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करोगे तो सबका साथ सबका विकास तो होएगा ही नहीं ना कभी भी जिंदगी में। अंजना जी, आप बोल रहे हैं, वारिस पठान साहब, हम बोल रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये कह रहे हैं कि ठोक दो शब्द पे आपत्ति है। ये उस पार्टी के प्रतिनिधि है जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 20 करोड़ 100 करोड़ को ठोक देंगे। वो आके आज कह रहे हैं इनको आपत्ति है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं अंजना जी, अभी कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को मारा जा रहा है। याद करिए हाथरस कांड के समय कहा जा रहा था दलितों के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। किसी मौके पे कहा गया महिलाएं मारी जा रही हैं, एक मौके पे कहा गया ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। तो भैया पिछले वाले आरोप वापस ले रहे हैं क्या सब? या जैसा मौका, जैसी फितरत, वैसा काम कर दिया? मतलब जिसकी रही सियासत जैसी, उसने देखी सूरत वैसी। जिसको जिस समुदाय वर्ग की सियासत करनी हो वो आके कह दे। अब मैं कहना चाहता हूं जो एम्पेरिकल डाटा दिया ना ओवैसी साहब ने मुसलमानों का, साहब एक और इंपेरिकल डाटा आपको देता हूं। देश का एक और क्षेत्र है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा है। कलाकार फयूद्दीन डागर, बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अल्लाह रक्का खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, और ये मेरा नहीं, जदयू के एक पूर्व बड़े नेता जो उनकी पार्टी में, उन्होंने बयान दिया था कि इतने सारे लोग एक एक कम्युनिटी के हो जाते हैं। तो ये बताइए, और बड़े बड़े फिल्मों के नबना निगार इसी उत्तर प्रदेश से, जिगर मुरादाबादी, अकबर इलाहाबादी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, जोश मलिहाबादी, और बाहर हसरत जयपुरी, साहिल लुधियानवी, और ये बताइए खुमार बाराबंकी, ये अब पैदा होने क्यों बंद हो गए? बताएं क्यों बंद हो गए? ये 1970 में जब से लगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और 1976 में जब से हुआ देश ये सेकुलर, उसके बाद से ये फनकार कलाकार जो मुस्लिमों के प्रतिशत के मुकाबले 50% है इन क्षेत्रों में, वो हट गए। अब कौन आने लगे? हाजी मस्तान, करीम लाला, अबू सलेम, छोटा शकील, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। इसमें से कौन ऐसा है जो 2014 के बाद आया है? ये सब तो पहले के जमाने के हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम है। ये तो बेचारे हैं, शांति के मसीहा हैं, और 25 लोग जो हिस्ट्री शीटर थे हमारी सरकार आने से पहले, मतलब अखिलेश जी की सरकार में भी ये लोग हिस्ट्री शीटर थे, 24 जेल में हैं, और एक मुख्तार अंसारी, अंजना जी उनकी तबीयत नासाज है। सुनिए अनुराग, सुनिए अनुराग की बात की ना इन्होंने, मुख्तार अंसारी जी है एक जिनकी तबीयत नासाज है, और वो अखिलेश जी की सरकार के दामने रहमत में महफूज मुकाम के ऊपर जलवा फरोश हो रहे हैं। क्यों अनुराग बताओ? मैं बोलूं जी, अब देखिए आपने इनकी बात सुनी, मानसिकता इनकी कैसी है। ये शुरुआत कहां से करते हैं? ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है। अरे प्रभु, जब राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो कहा करो कि इस देश के अंदर में चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो समाज के अंदर में गलत काम करेगा, समाज के किसी भी गलत काम में लिप्त पाया जाएगा, तो उसके ऊपर सजा मिलेगी, या उसका जो भी आप करना चाहते हो तो करो। आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं? निकल पाया आप तो भदौरिया साहब योगी जी की तारीफ कर रहे हैं?
नहीं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि योगी जी ने जानबूझ के यहाँ पे फर्जी इनकाउंटर किए हैं, और फर्जी हर जाति धर्म का इनकाउंटर इन्होंने किया है। क्या इन्होंने वो नहीं किया? पुष्पा राजभर का नहीं किया? यहाँ पे आजमगढ़ में मुकेश राजभर का नहीं किया? क्या नोएडा में जितेंद्र यादव का नहीं किया? बागपत में मुख्य सुमित गुजर का नहीं किया? क्या लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी का नहीं किया? ये नहीं बोल पाएंगे बीजेपी प्रवक्ता, क्योंकि बोलने में दिक्कत होती है। इन्होंने एक चचा पाल रखे हैं, जो बीजेपी के चचा हैं, जो घूम घूम के बीजेपी की मदद करने के लिए बातें करते रहते हैं। लेकिन समाज में, सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी, आप समाज के अंदर नफरत फैलाने के लिए चचा मत पालो, समाज के अंदर राष्ट्र निर्माण की बात किया। ठीक है, अगर आप योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है भदौरिया साहब, आप योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो फर्जी एनकाउंटर्स करा रहे हैं, तो फिर क्या आप ओवैसी जी से सहमत हैं? क्या वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं? क्यों करते हो आप फर्जी एनकाउंटर? अरे भदौरिया जी, आप ही से सवाल है प्रभु, कभी तो पूर्ण विराम लगाए कीजिए। तो क्या आप सहमत हैं जो ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट करके एनकाउंटर हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, इन्होंने बहुत फर्जी एनकाउंटर किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सरकार के खिलाफ बात कोशिश करेगा, चाहे विपक्ष का, देखिए कैसे विपक्ष के नेताओं पे एफआईआर करते हैं, धनाधन विपक्ष के नेताओं पे एफआईआर करेंगे, लेकिन अपने नेताओं पे, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उस पर गंभीर मुकदमे हटाए जा रहे हैं। और हमारे ऊपर बेवजह मुरादाबाद में आपने मुकदमा लगा दिया, कोई मतलब नहीं, लेकिन लगा दिया। सोचिए आप, इनकी मानसिकता देखिए, ये हर जाति धर्म को टारगेट कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा उसका एनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिमों को भी टारगेट कर रहे हैं? सुनिए ना, सेक्युलर बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, समाज में फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक, अरे एक सेकंड सुधांशु जी, आ रही हूँ। अजय आलोक जी भी और अखिलेश जी बोले। अजय आलोक जी, आप लोग तो मॉडल अपनाने वाले हैं योगी जी के, आपके विधायक सब तो बम बम एकदम ठाए ठाए सब कह रहे हैं कि वही करो जो योगी जी कह रहे हैं, अपराध रोकना है तो। अंजना जी, जरा डेटा उठा के देख लीजिए, 2005 से हम सरकार में आए हैं, 2005 से लेके 2021 तक में अभी तक बिहार में हमारे यहाँ कम से कम 6000 से ऊपर एनकाउंटर हो चुके हैं। साथ के साथ 1.5 लाख से ऊपर अपराधियों को कन्विक्ट भी करवा दिया, जेल के पीछे हैं। इसलिए हमें किसी का मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, देश अलबत्ता नीतीश सरकार की बहुत सारी मॉडल्स को अपना चुका है, जैसे कन्या योजना, पोशाक योजना, बिजली, प्रीपेड मीटर, पता नहीं क्या क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही वारिस भाई ने। पहली बार मुझे लगा कि एनकाउंटर में भी आरक्षण होना चाहिए। ये नई बहस छेड़ दी इन्होंने 37% कह के। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस आरक्षण का वारिस भाई, वो भी बता दीजिएगा। सवाल ये उठता है कि आप लोग जो सब कोई कह रहे हैं, और अभी हरा कुर्ता भी बोल रहे थे कि फर्जी एनकाउंटर, तो कहीं ना कहीं तो ये न्यायपालिका का अपमान आप लोग कर रहे हैं भाई साहब। देखिए कल कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आ जाए। वारिस भाई, आप तो वकील हैं, क्योंकि जितने एनकाउंटर्स होते हैं चाहे बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में, बाद में पुलिस न्यायपालिका का सम्मान कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। न्यायालय जज साहब उस पर प्रोनाउंस करते हैं। आ रही हूँ, पूरा कर ले जी। तो फर्जी एनकाउंटर अभी कह रहे थे आपके सामने भदौरिया साहब, आपने उनको टोका नहीं। आप चूंकि एक वकील है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। न्यायालय से वेरिफिकेशन होने के बाद अभी तक न्यायालय ने एक भी सवाल नहीं उठाया एनकाउंटर पे, तो फिर फर्जी कहां से हो गया? अखिलेश प्रताप सिंह जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जाके योगी में जवाब देना चाहता हूँ, मुसलमान जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं आऊंगी लौट। ठीक है, पूरी कीजिए अपनी बात अजय आलोक जी जल्दी से। उनके पास बात ही नहीं है पूरी। क्या मैं ये कह रहा हूं कि बलरामपुर में जाके ओवैसी जब मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू से सवाल पूछने से पहले अंजना जी जरा कांग्रेसियों से, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी से पूछिए कि ओवैसी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई मुस्लिम वोट के लिए ये तीनों लड़ रहे हैं। सरकार चलाए आप सर, सवाल किससे पूछा जाए? अखिलेश प्रताप सिंह जी, धर्म की बात नहीं होगी। योगी राज में राम राज्य आ रहा है, अपराधियों का अंत हो रहा है, और ओवैसी जी कह रहे हैं मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। किधर खड़े हैं? अंजना जी देखिए, एक मोदी जी हैं, उनके एक बी टीम है ओवैसी साहब ने ए टीम की मदद के लिए, क्योंकि देश में चुनाव आने हैं तो मुख्य मुद्दों से चुनाव को हटाना है, तो उन्होंने प्लान्ड वे में आदेश मिला, उन्होंने एक सगुफा छोड़ा और फिर आदेश मिला। आज देश के सारे गोदी जी लोग उस पर बहस कर रहे हैं। मुद्दों पर नहीं बहस होगी, सारे बैंक डूब गए हैं, कुछ बिक रहे हैं, पूरे देश में हड़ताल है, वो मुद्दा नहीं है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट। और इस क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट का उदाहरण एक नहीं लाख में गिना सकता हूं। बागपत जेल में अपराधी की हत्या
सरकार से मिली भगत, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट की बता रहा हूं, वहां से लेकर के कानपुर के बिकरू कांड तक सरकार की मिली अपराधियों से 60 गांठ तक का, और अभी भी आगे भी दिख रहा है। तो किस तरह से क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट यहाँ पे एक हुकूमत चल रही है। जो भी हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे साधु संत हो, चाहे जिस फील्ड का हो, अगर आप इस सरकार से असहमत हैं तो आपको धमकाया जाएगा, आप पे मुकदमे होंगे, आप पकड़े जाएंगे, लह गई तो इनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा, अभी तक की हुकूमतों से ज्यादा संतों की हत्या हुई। 24 संतों की हत्या हो चुकी है, 10 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, 20 पत्रकारों पे जानलेवा गंभीर हमले हो चुके हैं, दर्जनों पत्रकारों पे मुकदमे हो चुके हैं, बंद किए जा चुके हैं। तो ये जो, और सुनिए, और अपने लोगों पर से बाकायदा 20,000 मुकदमे तथा कथित, जिसमें शीर्ष नेतृत्व से डिप्टी सीएम, सीएम से लगाए मिनिस्टर और नीचे तक 20,000 लोगों के मुकदमे विड्रॉ किया इस सरकार ने। वाह रे सरकार, जिस सरकार की पॉलिसी हो कि आपराधिक मुकदमे अपने अपराधियों के ऊपर जो है वो वापस लिए जाएंगे, वो क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार नहीं होगी तो और क्या होगी? दुनिया की पहली सरकार है जी, जवाब दीजिए। कि जो मुकदमे वापस करने के लिए विधानसभा से बिल ला करके मुकदमे वापस लेती है। कोई और जब बोल रहा था तब आप नोट्स नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे अखिलेश जी बोलने लगे आप नोट लेने लगे। बताइए भाई, क्या नोट कर रहे थे? और मुस्लिमों के खिलाफ अगर अन्याय हो रहा है तो ये बहस का विषय नहीं लगता है अखिलेश जी को, लेकिन सवाल तो ये वो कह रहे हैं आप क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार चला रहे हैं। देखिए अंजना जी, 70 साल से हो रहा है, 70 साल से हो रहा है अंजना जी। मैंने जो मुस्लिम लोगों के खिलाफ पिछले वक्तव्य के अंत में जो शब्द बोला था, वारिस साहब, सुधांशु जी और आप बहस कीजिए। अरे सुनिए तो, वारिस पठान साहब मुझसे कहा गया बोलने के लिए। देखिए, मैंने अपने पिछले वक्तव्य के अंत में जो वाक्य बोला था, शायद वो उर्दू में था, भारी उर्दू में, तो अखिलेश जी को समझ में नहीं आया होगा। क्रिमिनल फ्रेंडली में मैं हिंदी में बोले देता हूं। उत्तर प्रदेश के सबसे दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी आपकी सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ करते हुए आनंद से विभोर हो रहे हैं। ठीक, अंतर समस्या क्या है? एक को मुख्तार अंसारी से मुस्लिम वोटों की दरकार है, तो ओवैसी को किसी और से दरकार है। और क्रिमिनल फ्रेंडली, आप भूल गए जनाब, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि दुर्दांत दस्युओं से, यानी जिन्होंने 20-20 लोगों का खड़े होकर मर्डर किया, उनसे मुकदमे वापस लिए गए, तो कब? फूलन देवी से 93-94 की सरकार, जिसमें सारे मौसेरे भाई शामिल थे, सपा, बसपा, कांग्रेस आई, और उसके बाद फूलन देवी को मरवा भी दिया गया सपा की सरकार में। गजब है भाई, पहले लाओ, प्रायोजित करो, डकैत को नेता बनाओ, और फिर जब काम पूरा हो जाए तो किनारे निपटा दो, चाहे वो ददुआ कुर्मी हो, चाहे निर्भय गुजर हो। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मान्यवर अखिलेश जी, आप तो भूल गए, भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक कब हुआ था? 1978, पांडे ब्रदर्स, भोला पांडे एंड देयर ब्रदर्स, किस नाम पे? कि इंदिरा गांधी को जेल से बाहर किया जाए, और उसके बाद वो विधायक बने, माननीय सांसद बने, कई बार आए। क्या गजब का प्रायोजन है आपका। अरे क्रिमिनल फ्रेंडली। और अंत में एक बात बता दूं, पोटा हमने लगाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी आतंकवाद विरोधी अधिनियम। और 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, पहला काम पोटा हटाने का किया। क्यों? मुस्लिम ज्यादा मारे जा रहे हैं। अपराध, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, मगर आतंकवादी का मजहब होता है। छोटा क्रिमिनल क्रिमिनल है, और अफजल गुरु, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय कहता रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, घनघोर से घनघोरतम अपराध है, उसके पक्ष में इनके मंत्री। अखिलेश, छोटा सा जवाब जल्दी से। क्या अपराधी छोटा सा जवाब। या नजरें जो ना होती तो नजारा भी ना होता, गुजारा भी ना होता। अरे रुकिए जनाब, रुक जाइए। अंजना जी, सबको पता है दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादियों को कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ा था, और जिसे आदरणीय बीजेपी की सरकार ने राष्ट्रीय अतिथि, राजकीय अतिथि बना करके कंधार पहुंचाया था। ये किसी से छुपा नहीं है। दुनिया, हिंदुस्तान का एनिमी नंबर 1 ISI चीफ हिंदुस्तान में आतंकी हमले कराता है, और उस हमले की जांच इस मोदी जी की सरकार ISI चीफ को बुला करके करवाते हैं। वाह बीजेपी, वाह! यह है बीजेपी का असली रुख और असली चेहरा। और यहां पे अपने मुकदमे खुद वापस लेने का, विधानसभा से पास करके, कोई है दुनिया में ऐसा?
ठीक है, यहीं पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, यहीं से चर्चा ब्रेक के बाद लिए चलेंगे। वारिस पठान साहब, भदौरिया साहब, आप दोनों हाथ उठा रहे हैं, आपके पास भी आएंगे, लौटेंगे सवाल पूछने के लिए। लेकिन जो तमाम सवाल पूछे हैं, क्या ये तमाम जो इनकाउंटर्स होते हैं वो उसकी पूरी हियरिंग होती है और कोर्ट में भी मामला जाता है, लेकिन क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसे माना जा सकता है अगर इस तरह की नियत एनकाउंटर्स के पीछे बताई जा रही? जो सवाल अजय आलोक ने पूछा है, जवाब से शुरू करेंगे वारिस पठान साहब, ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। वारिस पठान साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आप ओवैसी जी की बात को ठीक से डिफेंड नहीं कर पाए हैं। आपको यह समझाना होगा, आपने ओवरऑल कि एनकाउंटर कराना और ये गलत है, कानून के, संविधान के खिलाफ है, ये आप बोलते रह गए। आप इसको जस्टिफाई कीजिए, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? वरना आप जस्टिफाई कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले पहले लिस्ट निकालते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये मुस्लिम अपराधी है तो जाके इसको तो इनकाउंटर करना है, और फिर जाके मार देते हैं। और फिर भी अगर आप 37% कह रहे हैं तो 63% हिंदू हैं जिनको मार रहे हैं। मतलब कुछ तो लॉजिक होगा ना ऐसे स्टंट की भाषा बोलने के पहले, उसको जस्टिफाई कीजिए जरा। और जो बात वो कह रहे हैं, बताता हूं मैं लॉजिक क्या है अंजना जी, लॉजिक मैं आपको समझाता हूं जरा। दोनों तीनों चीजों का मैं सवाल का जवाब देता हूं। लॉजिक क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। एक समुदाय के खिलाफ पूरी तरह से नफरत फैलाने वाली ये बात कर रहे हैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े बड़े अच्छे नाम गिनाए, 5 मिनट का उनका भाषण मैंने सुना, उन्होंने अच्छे नाम गिनाए, उसने सेक्युलरिज्म की बात की। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहूंगा, हमारा देश तो संविधान को मानता है, सेक्युलरिज्म संविधान का तो एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपके ही चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कहा सेक्युलरिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो सेक्युलरिज्म को मानते ही नहीं है, बीजेपी पर अपना ऐसे लिख दीजिएगा। तो फिर संविधान की शपथ लेकर इस तरह का बीजेपी पर अपना ऐसे लिख दीजिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको दे दूंगी 30 सेकंड। अरे सर, मेरा थोड़ा ये जो पॉलिटिकल स्टंट किया है उसका जस्टिफिकेशन भी तो दीजिएगा ना। थोड़ा समझाइए ना कि कैसे ये 37% है, इसलिए जस्टिफिकेशन तो दे। क्योंकि नफरत फैलाना है इनका काम। एक ही है कि एक समुदाय के लोगों के खिलाफ इतनी नफरत फैला दो और पोलराइजेशन की राजनीति करो और अपने मोडस क्या पुलिस के खिलाफ तो केसेस हो रहे हैं। अब अजय आलोक का सवाल यही था ना कि क्या शायद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं है? तो मैं अजय आलोक के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि अजय आलोक आप मानते हो कि एनकाउंटर होने चाहिए? क्या फेक एनकाउंटर्स होने चाहिए? क्या जो अजय आलोक इस बात का समर्थन करते हैं कि फेक एनकाउंटर्स होने चाहिए? अरे हमने देखा है कितने फेक एनकाउंटर्स के अंदर पुलिस वालों को सजा मिली है मुंबई में, महाराष्ट्र में। मगर ये जो योगी जी का चला है ये सब तो नहीं चलने वाला है। ये सब ये ठोक डालो वाली जो राजनीति कर रहे हैं ना, इसी के अंदर ये रिवेंजफुल काम हो रहा है। इसमें ये पुलिस को साइड में कर देके पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया है कि आप ठोक दो। तो ठोक दो की राजनीति हमारे संविधान में कहां है? फिर आप संविधान और सेक्युलरिज्म की बात नहीं करो सुधांशु जी। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, आप इतना बड़ा भाषण दे रहे हो, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो आप, तो पहले उस पर अमलियात करिए। ये तो एक कदम आगे की बात करिए ना। बताइए, फिर पुलिस को लिस्ट दी जाती है, मैं तो आगे ही बढ़ो। मैं योगी जी लिस्ट देते हैं, फिर कहते हैं कि इसमें से मुस्लिम को आप ढूंढ के निकालो, उनका टारगेट करो और इंश्योर करो कि ज्यादा मुस्लिम। क्या है मतलब? आगे की बात तो समझाइए ना, कहां से ये पॉलिटिकल बात आई है? अरे आगे की बात तो सबको मालूम है, इनका टारगेट ही आरएसएस का आइडियोलॉजी करेगा वारिस भाई कि एनकाउंटर फेक है या जेन्युइन, ये अदालत ही तय करेगी ना। पढ़ेंगे वही अपनाएंगे और ये ठोक डालो वाली राजनीति करेंगे। अरे मैं जब सब बोल रहे थे मैं तो खामोश बैठा हुआ था। ये ठोक डालो वाली जो राजनीति है अंजना जी, ये चलाकर ये देश के अंदर विभाजन पैदा करना चाहते हैं, एक समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं। और उसमें डेटा आ गया ना, अब डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा ना कि 37% लोग जो फेक एनकाउंटर में मरे हैं वो मुसलमान समाज के लोग थे। क्यों मारा गया उनको? ये ठोक दो की वजह से। क्यों मारा गया? क्योंकि सेक्युलरिज्म को नहीं मानते, इसकी वजह से। क्यों मारा गया? क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाते ये लोग और यहां पे बैठ के भाषण देते 5-5 मिनट। अब अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा बी टीम सी टीम। अरे आप अपने अंदर झांको अखिलेश जी, क्या कांग्रेस आज जो जीरो हो गई है तो क्या हमारी वजह से हुई है? अरे आपके मंत्री जाते के पानी में छलांग मार रहे लोगों को डुबाने के बाद, तो क्या ओवैसी के बोलने से पानी में छलांगे मार रहे? अरे डंड बैठक मारना है तो पब्लिक के सामने जाके करो, उनको ताकत दिखाओ तुम्हारी। बीजेपी को हराने की इल्जाम हमारे सर पे, बीजेपी की आंखों में आग डाल के बात करने की इल्जाम हमारे सर पे। अपने अंदर इंटरेस्ट पे करो, कांग्रेस जीरो क्यों हो गया, डब्बा गुल क्यों हो गया? आप ए से लेके जेड टीम भी बोल दो तो भी सिंह साहब हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लोग हमारे में ताकत है बीजेपी को हराने की, हमने दिखाया हर जगह। आप में ताकत नहीं है, आप पानी में डुबकियां लगाते रहिए, खुशियां बनाइए। मैं सिर्फ संक्षेप में 2 वाक्य कहता हूं।
मैं संक्षेप में 2 वाक्य कहता हूं। मैंने जितने नाम गिनाए थे, बताइए सेक्युलरिज्म का कोई सूरमा इन लोगों के घर कभी गया हो? आतंकवाद के आरोपियों के बहुत गए। और आपने कहा क्यों सेक्युलरिज्म को खतरा बताया है योगी जी ने, मैं उसका भी उत्तर देता हूं। कारण यह है कि ये बताइए जितने लोग हमारे संविधान के अंदर है सेक्युलरिज्म, अहम हिस्सा है हमारे संविधान का, ट्रेडिशन के लिए संविधान का पाठ पढ़ा रहे हो। अरे भैया मैं जवाब दे रहा हूं, उसका रीजन है क्या? अरे भाई आप मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। सुधांशु जी ये बताइए भारत की सेना का कौन सा वो अधिकारी था? एक मिनट मैं वाक्य पूरा कर लूंगा तब आप जवाब दीजिएगा। मैंने तो अभी बोला ही नहीं ना। नहीं। अरे भैया अखिलेश जी मैंने अभी बोला ही नहीं। इसीलिए मैं अरे भाई मैंने तो बोल दूंगा तब आप बोलिएगा। नहीं जरूरी है, आप मेंबर पार्लियामेंट। अच्छा बोलिए। आप जिस चीज को डिफेंड करने जा रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध है। कृपया करके आप सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा, उसको डिफेंड मत करिए। ठीक है जवाब दीजिए सुधांशु जी। ये जो आपकी आइडियोलॉजी है, पहले संविधान को हटा दीजिए ना सर। हाँ मैं बता रहा हूँ। फिर ये बड़ी बातें सुनाइएगा सुधांशु जी। ठीक है जुनेद जी अब जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए प्लीज। मैं बता रहा हूँ, देखिए भदौरिया जी, अखिलेश जी और वारिस पठान साहब इसको बोलेंगे तो इथिक को। अरे भैया अब मैंने आपको बोलने दिया तो आप बोलते ही चले जा रहे हैं बीच में और वही बात रिपीट कर रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको गलत लगे तो आप मुझे जो जवाब देंगे, क्योंकि मुझे और 4 लोगों के पास जाना है जल्दी। मैं किसी का मैं डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ अब सुनिए, अखिलेश जी, वारिस पठान जी और भदौरिया जी तीनों बता दें भारत की सेना का वो कौन सा अधिकारी था जिसने महाराणा प्रताप की तरह कसम खाई थी? वो मुस्लिम अधिकारी था कि पाकिस्तान से जब तक फलां जंग जीत नहीं लूंगा तब तक मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा। और ये बता दीजिए कौन सा ऐसा मुस्लिम है जिसको आज तक नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का? बताइए नाम इन दोनों। बताइए भाई भदौरिया। किसी को नहीं पता होगा, इसीलिए आज का सेक्युलरिज्म खतरे में। नहीं तो बताइए ना, मैं चुनौती से पूछा तीनों। बोलिए। ठीक रुक जाइए। बोलिए। ठीक चुप रहिएगा, सुन लीजिएगा। दोनों बताइएगा कौन था और किस लड़ाई के लिए किया। सुन तो लीजिए, हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आपसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके सांसद, विधायकों पे गंभीर मुकदमे क्यों हटाए जा रहे हैं? तो पूछ दबा के क्यों भाग रहे हो? क्यों नहीं बताते क्यों हटाए जा रहे हैं? इधर चले जा रहे हो, उधर चले जा रहे हो, ऊपर न जा रहे हो, नीचे डांस करते घूम रहे हो। आप सीधा नहीं बता पा रहे हो क्यों आप ये मुख्यमंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाएगा, फिर उत्तर प्रदेश में अपराध कैसे खत्म हो जाएगा? जरा बताइए मुझे। आप अपराध उत्तर प्रदेश में खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका जवाब आपके पास नहीं है। आप अपने जो चचा लेके घूमते हो ना, एक चचा, बिहार में आपके सांसद क्या कहते थे? चचा ने वहां जिता दिया, अब चचा दूसरी जगह जा रहे हैं जिताने के लिए। तो कम से कम देश के अंदर में, हमारा जो देश है इसके अंदर में नफरत की आग मत बो। आपका काम है नफरत की बात करना। आपके गले से आवाज नहीं निकलती किसानों के बारे में, आपके हलक से आवाज नहीं निकलती कमजोर वर्ग के बारे में, आपके हलक से आवाज नहीं निकलती यहाँ पे युवा आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी की वजह से, आपसे आवाज नहीं निकलती महिलाओं पे अत्याचार क्यों हुआ था हाथरस में, क्यों उसको जिंदा जला दिया था रात के अंधेरे में। आपके अंदर से आवाज नहीं निकलती कि आपके मुख्यमंत्री फर्जी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। 5 एक्सप्रेस वे हमने बना दिए। अरे सुधांशु जी, जिस दिन गाड़ी चला के दिखा दोगे ना एक्सप्रेस वे पे कल, और ये आप अपना वीडियो अपलोड कर देना आज तक वाले, और मैं आपको दिखा दूंगा कि कोई नहीं, सिर्फ फर्जी बोलते रहते हो आप सुबह से लेकर शाम तक। सिर्फ दूसरों को काम का अपना काम बताओगे। समाजवादी ने काम कर दिया, उसका नाम नंबर बदल के, और कहते हो हमने काम किया। यहाँ नफरत की राजनीति करने में कितना आपका चेहरा चमकता है, लेकिन जैसे अभी बेरोजगारी की बात करेंगे आप उठ के जाने लगोगे, अपना पेपर सब समेट लोगे, बोलेगा नहीं भाई ये बेरोजगारी किसानों का मतलब हमारा नहीं है, क्योंकि इससे हमें वोट नहीं मिलता, हमें वोट मिलता है नफरत की राजनीति से। बंद कर दीजिए चचा का सहारा लेना। अच्छा वैसे जी नुकसान पहुंचाएंगे क्या आपको भदौरिया साहब? ये बीजेपी के चचा जो है। एक मिनट अंजना जी मैं आना चाहता हूँ। इतना लंबा इन्होंने बोला, मैं तो 2 सेंटेंस बोला था और दोनों सेंटेंस। अब सुनिए अंजना जी, सुनिए, सेकुलरिज्म का कोई सूरमा नहीं जवाब दे पाया। और भदौरिया जी के नेता को अपने चचा से, सुनिए ना, कोई सूरमा मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। अच्छे मुसलमान का नाम नहीं याद रहता इनको। और अरे सुनिए तो, आप आतंकवादियों के साथ अब देखिए लगातार बोलते जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया तो नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं यार, एकदम एक्सप्रेस वे पे गाड़ी दौड़ा देते हैं। गजब है भैया, हो गया। अब हमको बोलने दीजिए। देखिए आप नाम तो बता नहीं पाए जो मैंने 2 नाम पूछे थे, और आपके नेता को अपने चचा से जो गुस्सा है वो आपका निकलने लगा। और दूसरे जिस चचा जान की आप बात कह रहे हैं, उनसे आपको किस बात का डर है? वो बेरोजगारी का वोट बटाने के लिए आ रहे हैं, कि एनकाउंटर का वोट बटाने के लिए आ रहे हैं, कि तथाकथित महंगाई का वोट बटाने? कौन सा वोट बटाने आ रहे भाई?
दिल की आरजू सामने आ ही जाती है। दोनों तरफ से एक्सपोज हो गए, ना अच्छे मुस्लिम का नाम बता पाए, और दिल में जो था कि वो बेरोजगारी, अत्याचार, ये सब तो दिखावा है। और मैं चुनौती से कहता हूं, कोई आरटीआई लगा के देख ले, अगर सबसे ज्यादा अपराधियों से मुकदमे किसी ने वापस लिए हैं तो समाजवादी पार्टी, अपराधियों को प्रायोजित करके राजनीति में लाई है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अजय आलोक, शर्म आनी नहीं चाहिए आपको। क्या पीडीपी अब तक तो गूगल भी कर लिया होगा भाई, गूगल देख के अभी बता आपके दो, डिबेट पे आपने देखा अजय जी, अभी आपने अनुराग भदौरिया को सुना, बीजेपी के चचा कह रहे थे, लेकिन सच्चाई तो पूरी देश की जनता आज टीवी चैनल पे आपके देख रही होगी। ये तीनों कैसे सौतेले भाई की तरह आपस में लड़ रहे हैं और किस चीज के लिए लड़ रहे हैं ये भी देश की जनता समझ गई। एक ऐसे पार्टी का व्यक्ति जो खुलेआम हिंदुओं को मारने की बात करता है और वो आज बैठ के मुस्लिम सेकुलरिज्म पे ज्ञान बांट रहे हैं, वाह रे मेरा देश और वाह रे मेरा संविधान। ऐसे ऐसे लोगों को छूट मिली हुई हमारे देश में। लेकिन एक बात बता देता हूं, एक बार कांग्रेस के अहम के कारण और जिन्ना के कारण इस देश का विभाजन हो चुका है, दूसरा जिन्ना यहाँ पैदा नहीं होगा। वरीश जी ये समझ लीजिए, इसलिए बेकार मतलब का ये मुस्लिम बकबक करना बंद कीजिए सीधे। अरे वो चले गए जिनको जाना था, जिन्ना चले गए आलोक जी। हम हमारे देश भारत में हमारे अधिकार से रह रहे हैं, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया हमने। दूसरा जिन्ना नहीं होने वाला है, उस संविधान को खत्म नहीं हो। चलिए इसी के साथ ब्रेक पर रुकते हैं। आप समझ गए होंगे, ये देखिए अगले साल, अभी तो बंगाल के चुनाव हैं, बिसात उसके लिए भी बिछ रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसी की बिसात इस तरह से बिछ रही है, गोटियां सब जगह जगह पर रखी जा रही है। चलो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। एनकाउंटर में हिंदू मुस्लिम, अपराध में हिंदू मुस्लिम, किसको होगा फायदा? आप समझ रहे होंगे इस बहस को देखकर। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।